हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम हॉल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जितने विद्यार्थी क्लास 10 2023 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में मैं आपका 70 नंबर बिल्कुल पक्का कराने वाला हूँ, एकदम बिल्कुल। और ये हिंदी का पेपर है, आपका क्लास 10 हिंदी का पेपर है। इसमें जैसा पेपर में आएगा सेम टू सेम वैसा ही मैं इसमें क्वेश्चन लिया हूँ इस वीडियो में, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ये है आपका पहला क्वेश्चन। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहला हम देख सकते हैं, आप लिखा है शुक्ल युग की कालावधि है क्या। शुक्ल युग की कालावधि क्या है। ऑप्शन नंबर क में दिया गया है क्या 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक, और ऑप्शन नंबर ख में क्या 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक, और ऑप्शन नंबर ग में है 1919 से 1938 ईस्वी तक, और ऑप्शन नंबर घ में क्या है 1938 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक। तो आप सभी लोग जानते हैं शुक्ल युग की जो समय सीमा है वो 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक मानी जाती है, यानी आपका नंबर आपका जो ग है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे को देखिए। क्वेश्चन नंबर दूसरे में दिया गया है लहरों के राजहंस के लेखक का नाम क्या है, यानी लहरों के राजहंस के रचनाकार कौन है। ऑप्शन नंबर क में है मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर ख में है जयशंकर प्रसाद, और ऑप्शन नंबर ग में है क्या गुलाब राय, ऑप्शन नंबर घ में क्या है प्रेमचंद्र है, ठीक। तो देखिए लहरों के राजहंस को जो लेखक हैं वो है मोहन राकेश, यानी ऑप्शन नंबर जो क में दिए गए हैं वो आपका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे को देखिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा में क्या बोला है, बोल रहा है रस मीमांसा के लेखक है, यानी रस मीमांसा जो रचना है उसके लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर क में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और ऑप्शन नंबर ख में है महादेव वर्मा, और ऑप्शन नंबर ग में है क्या भगवत शरण उपाध्याय, ऑप्शन नंबर घ में दिया है जयप्रकाश भारती। तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि रस मीमांसा के जो लेखक हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। आई होप आप सभी लोगों को पता होगा। तो यानी ऑप्शन नंबर आपका जो क है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर चौथा ये है आपका। क्वेश्चन नंबर चौथा में क्या बोल रहा है आकाशदीप के रचनाकार कौन है, यानी आकाशदीप जो है वो किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर क में है महादेव वर्मा, ऑप्शन नंबर घ में है जयशंकर प्रसाद, और ऑप्शन नंबर ग में है मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर घ में है क्या रामचंद्र शुक्ल। तो देखिए आकाशदीप जो रचना है वो है आपके जयशंकर प्रसाद का रचना है, ठीक है। किसका जयशंकर प्रसाद, यानी ऑप्शन नंबर ख आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। आकाशदीप किसकी रचना है तो जयशंकर प्रसाद की रचना है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है चंद्रकांता संतत किसकी रचना है। चंद्रकांता जो संतत है वो किसकी रचना है, यानी ठीक। तो यहाँ पर पूछ रहा है क्या चंद्रकांता संतत किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर क में है क्या देवकी नंदन खत्री, ऑप्शन नंबर ग में है क्या धर्मवीर भारती, और ऑप्शन नंबर ग में है लल्लू लाल, ऑप्शन नंबर घ में है क्या किशोरी लाल गोस्वामी, ठीक। तो देखिए चंद्रकांता जो संतत है, चंद्रकांता संतत रचना जो है उसको लिखा था देवकी नंदन खत्री, यानी ऑप्शन नंबर क आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने लिखा था चंद्रकांता संतत को, ठीक है। आई होप आप सभी को इतना तो समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे बोल रहा है निम्न में से रीतिकाल की दो प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं। ऑप्शन नंबर क्या है श्रृंगार की प्रधानता, ऑप्शन नंबर ख में दिया गया आश्रयदाताओं की प्रशंसा, ऑप्शन नंबर ग में है देश प्रेम की भावना, और ऑप्शन नंबर घ में क्या बौद्धिकता की प्रधानता, ठीक। तो देखिए जो रीतकाल की प्रधानता है वो दो, यहाँ पे दो बोला है, और श्रृंगार रस की प्रधानता भी रीतकाल की विशेषता मानी जाती है, ये भी है, और आश्रयदाताओं की प्रशंसा भी है, यानी ऑप्शन नंबर क और आपका ख जो है दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब 7वां की ओर चलते हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7वां में देखिए क्या बोल रहा है पलाशवन की रचनाकार कौन है। ऑप्शन नंबर क में है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर ख में दिया गया महादेव वर्मा, और ऑप्शन नंबर ग में है क्या पंडित नरेंद्र शर्मा, और ऑप्शन नंबर घ में क्या गुलाब राय। तो देखिए पलाशवन के जो रचनाकार हैं, जो पलाशवन के रचनाकार हैं वो है पंडित नरेंद्र शर्मा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ग आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताएंगे। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आनंद कादम्बनी नामक पत्रिका के संपादक कौन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आनंद कादम्बनी नामक पत्रिका के संपादक कौन है। तो आप सभी लोग जानते होंगे आनंद कादम्बनी जो पत्रिका है उसके रचनाकार हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। आपको कभी कभी इनका नाम बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन देखने को मिलेगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका ग जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला छायावादोत्तर काल के लेखक कौन है। तो छायावादोत्तर काल के लेखक जो हैं
वो हैं आपके विद्या निवास मिश्र, यानी ऑप्शन नंबर जो क में दिए गए हैं वो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, छादोत्तर काल के जो लेखक हैं वो हैं विद्या निवास मिश्र हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्यों चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पर बोल रहा है क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है। ऑप्शन नंबर क में है क्या आत्मकथा, और ऑप्शन नंबर ख में है जीवनी, ऑप्शन नंबर ग में है क्या संस्मरण, और ऑप्शन नंबर घ में है कहानी। तो देखिए, क्या भूलूं क्या याद करूं ये एक आत्मकथा विधा की रचना है, यानी ऑप्शन नंबर क इसका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, क्यों क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी रचना है, किस विधा की रचना है, तो आत्मकथा विधा की रचना है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में को देखते हैं। तो ये देख सकते हैं आपका ये है क्वेश्चन नंबर 11। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है, शुक्लोत्तर युग की समय सीमा बताइए, यानी शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग थोड़ा सा अलग होता है, समझिएगा इसको। शुक्लोत्तर युग की समय सीमा बताइए। ऑप्शन नंबर क में है 1919 से 1922 ईस्वी तक, ऑप्शन नंबर ख में है क्या 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक, और ऑप्शन नंबर ग में है क्या 1938 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक, और ऑप्शन नंबर घ में 1940 ईस्वी से 1947 ईस्वी से अब तक है। ठीक है, तो देखिए शुक्लोत्तर युग की जो समय सीमा है वो मानी जाती है 1938 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक, यानी ऑप्शन नंबर आपका ग जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए भाई ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया गया है, कामायनी किस विधा की रचना है, यानी कामायनी जो रचना है वो किस विधा की रचना है, और ये भी बताएगा ये जो कामायनी रचना है इसको मतलब इसको किसने लिखा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क में है दिया गया है नाटक, और ऑप्शन नंबर ख में है क्या जीवनी, ऑप्शन नंबर ग में है क्या महाकाव्य, और ऑप्शन नंबर घ में है क्या खंड काव्य। ठीक है, तो देखिए कामायनी जो रचना है, कामायनी के लेखक है जयशंकर प्रसाद, और यदि इसकी विधा की बात करें तो ये महाकाव्य विधा की रचना है। किसकी, महाकाव्य, यानी ऑप्शन नंबर ग आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 हमें को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए भाई, ये है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया गया है, मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म काल कब मतलब है, यानी मुंशी प्रेमचंद्र का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था। ऑप्शन नंबर क में है 1870 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ख में 1885 ईस्वी में, और ऑप्शन नंबर ग में है क्या 1881 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर घ में क्या 1880 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताने की कोशिश कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर और इसका आंसर दोनों साथ में लिखिएगा ताकि मैं समझ सकूं कि आपने किस क्वेश्चन का आंसर दिया है। ठीक, तो देखिए मुंशी प्रेमचंद्र का जो जन्म काल है वो 1880 मानी जाती है, कहीं कहीं आपको 1889 भी देखने को मिलेगा, तो उससे आप लोग कन्फ्यूज नहीं होइएगा। ठीक, तो फिलहाल उस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है भाई, क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है कहीं कहीं पर बिखर यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय की माला सी में कौन सा अलंकार है। तो देखिए अलंकार को पहचानने के लिए आपको थोड़ा सा इसमें देखिए, इसका एक वीडियो मैंने बना रखा है पहले से, यदि आप लोग नहीं देखें तो वहाँ जाकर देख सकते हैं। ठीक है, नहीं तो मैं इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा अलंकार को आप कैसे पहचानोगे। ठीक, तो देखिए है क्या, यहीं कहीं पर बिखर गई है बिखर गई वह भग्न विजय की माला सी, जहाँ पर सा सी से सरस ये शब्द आ जाते हैं तो वो सभी हो जाता है उपमा अलंकार का उदाहरण हो जाता है। ठीक, तो वैसे आप लोग याद कर सकते हैं, तो ये इसमें अलंकार जो होगा वो हो जाएगा उपमा अलंकार, यानी ऑप्शन नंबर आपका ग जो है वो हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है, लिखकर लोहित लेख डूब गया दिनमणि आहा व्योम सिंधु सखी देख तारक बुदबुद दे रहा। इन पंक्तियों में पहले एवं चौथे चरण में कितनी मात्राएं हैं। ठीक, तो देखिए सबसे पहले आपको इनमें देखिए मात्राएं आप जानते होंगे बनाना, तो आप बना सकते हैं। इसमें देखिए बोला है क्या दूसरे एवं चौथे बोला है, तो दूसरा जो लाइन होगा ये वाला है, 1 2 3 4 लाइन है, इसमें 4 पंक्ति हैं, तो इसमें आप इसको बना सकते हैं। इसका 2 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, इसका 1, इसका 2, इसका 1, इसका 1, इसका 1, इसका 1, इसका 1, इसका 2, तो 2 1 3 3 1 4 4 2 6 6 1 7 7 1 8 1 9 1 9 1 10 10 और 3 13 13 आ गया, तो अगले में भी 13 आएगा, यानी 13 मात्राएं हो जाएंगी। ठीक, 13 मात्राएं, यानी ऑप्शन नंबर आपका क जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए ये देखिए ये जो मात्रा वाले क्वेश्चन है इससे आप बना सकते हैं, आई होप आप सभी लोगों को बनाना तो आता ही होगा, तो इसे बना पाएंगे तो आप अच्छे से इसे कर पाएंगे। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है, करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा, मतलब करुण रस का स्थायी भाव होता है।
ऑप्शन नंबर क में है क्या हास, ऑप्शन नंबर ख में है जुगुप्सा और ऑप्शन नंबर ग में है क्या शोक, ऑप्शन नंबर घ में है रति। तो देखिए करुण रस का स्थायी भाव जो होता है वो होता है शोक, क्योंकि करुण का मतलब ही होता है रोना, ठीक है, शोक मनाना, ठीक है, इस तरीके से। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है अभी उपसर्ग लगाकर सही शब्द बनेगा, यानी अभी जो उपसर्ग है, आप आई होप आप सभी को उपसर्ग तो पता होगा, उपसर्ग कहाँ लगता है, ठीक। तो उपसर्ग जो होता है वो शब्द के आदि में लगता है, यानी पहले लगता है, और प्रत्यय जो होता है वो शब्द के पीछे लगता है। तो ऑप्शन नंबर क में है क्या अधिकार, ऑप्शन नंबर ख में है क्या अभिमान, और ऑप्शन नंबर ग में है क्या अभिराम, और ऑप्शन नंबर घ में है क्या परिवार। तो देखिए यहाँ पर देखिए उपसर्ग क्या है, अभी है, तो अभी देखिए अभिमान यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर छोटी ई की मात्रा है, मतलब यही वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी अभिराम आपका शब्द बन जाएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिएगा भाई। देखिए यहाँ पर दिया गया है क्या आई प्रत्यय युक्त शब्द है, यानी किसमें आई प्रत्यय है। प्रत्यय आप आई होप आप सभी लोगों को पता होगा प्रत्यय कहाँ लगता है। तो प्रत्यय जो होता है शब्द के पीछे लगता है, पीछे, ठीक। तो ऑप्शन नंबर कम है क्या कविता, इसमें भी आई नहीं आया भाई, क्योंकि यहाँ पर आई प्रत्यय है, यहाँ पर आ प्रत्यय है, ठीक। और यहाँ पर क्या है ऑप्शन नंबर ख में है क्या कवित्व, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर ग में क्या मिठाई, और ऑप्शन नंबर घ में क्या है दिखावा। तो देखिए आई जो प्रत्यय मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर मिठाई में मुझे आई प्रत्यय यहाँ पे मिल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ग जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है अच्छी शब्द का तद्भव शब्द है। आई होप आप सभी को पता होगा तद्भव का मतलब क्या होता है। देखिए तद्भव का मतलब होता है क्या, जो संस्कृत से शब्द आते हैं उनको हम लोग बोलते हैं तद्भव, और जो संस्कृत में लिखे होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं क्या तत्सम। जैसे कि अच्छी एक क्या है तत्सम रूप है, और इसका तद्भव पूछा है, तो मतलब अच्छी का मतलब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर क में है क्या आपका कान, अच्छी का मतलब होता है कान, ठीक है। ऑप्शन नंबर मतलब पहला है क है, और ऑप्शन नंबर ख में है क्या दांत, और ऑप्शन नंबर ग में है क्या आँख, और ऑप्शन नंबर घ में है क्या हाथ, ठीक है। तो देखिए जो अच्छी शब्द का तद्भव होता है वो अच्छी का तद्भव होता है आँख होता है, ठीक। क्या होता है आँख होता है, और कर्ण का मतलब होता है कान होता है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 को देखिएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोल रहा है घोड़ा, घोड़ा शब्द के पर्यायवाची हैं, यानी घोड़ा शब्द के पर्यायवाची कौन से हैं। ऑप्शन नंबर क में है अश्व और अश्व कामा तुरंग, ऑप्शन नंबर ख में है केतु और पताखा, और ऑप्शन नंबर ग में है क्या हेम और हिरण, ऑप्शन नंबर घ में क्या अमी सुधा, ठीक। तो देखिए घोड़ा का जो पर्यायवाची शब्द है वो होता है क्या, घोड़ा को हम लोग अश्व भी बोलते हैं और तुरंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं अश्व और तुरंग बोलते हैं। तो यानी ऑप्शन नंबर आपका क जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर ये है आपका 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोल रहा है निम्न में से अतिथि, यहाँ पर अंडरलाइन किया गया है, अतिथि को दिखाया गया, अतिथि को आप ताकि आप अच्छे से देख पाएं इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ठीक है। क्या पूछ रहा है निम्न में से अतिथि शब्द के पर्यायवाची कौन सा है, यानी इनमें से कौन सा अतिथि के पर्यायवाची शब्द हैं। तो ऑप्शन नंबर क में है आपका क्या नयन कामालोचन है, ऑप्शन नंबर ख में है क्या मेहमान कामा अभ्यागत है, और ऑप्शन नंबर घ में है क्या अस्मि कामा कुलिस्थ है, और ऑप्शन नंबर घ में क्या विपिन कामा जंगल है। तो देखिए अतिथि का मतलब होता है जो जिसके आने का कोई समय मतलब कोई निश्चित नहीं समय रहता है, कभी भी आ सकते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं अतिथि, यानी मेहमान जैसे बोलते हैं। तो यानी इसका जो पर्यायवाची हो जाएगा वो मेहमान हो जाएगा और अभ्यागत हो जाएगा, पाहुना भी बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका ख जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 22 की ओर चलते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोल रहा है इत्यादि का संधि विच्छेद क्या हो गया होगा, ठीक है। इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा आपको बताना है। ऑप्शन नंबर का में क्या इति प्लस यादि, और ऑप्शन नंबर ख में है क्या इत प्लस आदि, ठीक है। और ऑप्शन नंबर ग में है क्या इति प्लस आदि, और ऑप्शन नंबर घ में क्या इत प्लस यादि। तो देखिए इत्यादि का संधि विच्छेद हो जाएगा इति प्लस आदि, क्योंकि इसमें ई प्रत्यय है, और ई है ना, ई की ध्वनि निकल रहा है यहाँ पर अ, और ई अ से हो जाता है क्या यह हो जाता है, और ये जो शब्द ये जो है इति त जो है आधा हो जाता है, तो बन जाता है शब्द इत्यादि, यानी ऑप्शन नंबर आपका ग जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 23 में बोल रहा है क्या, पठामी रूप है पठ धातु का, यानी पठामी पठ धातु का कौन सा रूप है भाई, इसमें से आपको पहचानना होगा। ऑप्शन नंबर क में है क्या, लंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन। ऑप्शन नंबर ख में है लिट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन। और ऑप्शन नंबर ग में है क्या, लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। ठीक है। ऑप्शन नंबर घ में है क्या, लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। तो आई होप आप सभी लोगों ने लट लकार तो पढ़ा ही होगा। लट लकार यदि आपने पढ़ा होगा अच्छे से तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं बता सकते हैं। ठीक। तो देखिए पठामी जो होता है, सबसे पहले आप समझिएगा पठामी वो कौन से लकार का है। तो ये पठामी जो है वो लट लकार का है, और जब लट लकार का है तो भाई ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, क्योंकि लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का होता है पठामी। आप जाके देख लीजिएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ग आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोल रहा है, ईख तद्भव शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। यानी ईख जो है ये एक तद्भव शब्द है, इसका आपको तत्सम बताना होगा। ईख को हम लोग तत्सम यानी संस्कृत में क्या बोलते हैं। ठीक। ऑप्शन नंबर क में है क्या, अच्छी। और ऑप्शन नंबर ख में है क्या, इच्छु। इज्झू, इज्झू लिखा है यहाँ पर। और ऑप्शन नंबर ग में है क्या, इच्छु। और ऑप्शन नंबर घ में क्या, कुष्ठ। तो देखिए इच्छु, ईख को हम लोग संस्कृत में क्या बोलते हैं, इच्छु बोलते हैं, इच्छु। यानी ऑप्शन नंबर ग आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को देखिएगा। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू वाला। ठीक। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोल रहा है, सप्ताह में कौन सा समास है। यहाँ से समास से क्वेश्चन उठाया गया है। तो मैंने बताया पिछली वाली वीडियो में, जितने भी वीडियो हैं हिंदी के, यदि आपको समास में कभी गिनती जैसा लगे कि यहाँ पे गिनती गिनाया जा रहा है, तो आप आंख मूंद कर द्विगु समास पर टिक कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए जैसे बोल रहा है क्या, सप्ताह, सप्ताह में आपको नहीं लग रहा है कि आपको गिनती गिना रहा है, सप्ताह मतलब 7 दिन। ठीक। तो जब भी गिनती को आपको लगे कि इसमें गिनती गिनाया जा रहा है तो वो तुरंत हो जाएगा क्या, द्विगु समास का। ठीक। तो आई होप आप सभी को ये 1 से लेकर 25 तक एमसीक्यू क्वेश्चन जितना भी मैंने बताया आप सभी लोगों को काफ़ी अच्छा लगा। ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे महत्वपूर्ण गद्यांश और पद्यांश के बारे में। ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए ये है आपका गद्यांश। ठीक है। गद्यांश में देखिए ये 6 नंबर का आपका इस साल से 6 नंबर का आएगा। और इसको आप लोग कौन कौन सा गद्यांश पढ़ेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो देखिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है क्या क्या आपको पढ़ना है। तो सबसे पहला है क्या, लिखा है, हम लोग ऐसे समय में डॉट 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 हमारे लिए कोई सहारा रहता है। ये गद्यांश आपको ये पढ़ना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट मान सकते हैं भाई, VVI भी मान सकते हैं। और ऑप्शन नंबर दूसरे में क्या है, जो दूसरा है, दूसरा पढ़ सकते हो, इसको अब आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। है क्या, हे भगवान डॉट 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 अंधा बना रही है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण गद्यांश है। ये जो मैं यहाँ पे गद्यांश लिया हूँ ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन सभी गद्यांश को आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है। और यहाँ पे तीसरा क्या है, वर्तमान युग डॉट 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 परिश्रम से समझ जाएगा। ठीक। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण गद्यांश है भाई, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक। और चौथा में क्या बोला है, पहले पहाड़ डॉट 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 पुलकित हो उठे। ये जो चारों गद्यांश है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, बोल सकते हैं VVIP है भाई, VVIP गद्यांश है। तो इससे आप लोग इन चारों को आप लोग कंप्लीट कर लेंगे तो आपका अच्छा नंबर जो है काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक। तो चलिए अब हम लोग पद्यांश, जो पद्यांश होता है ना, उसको हम लोग देख लेते हैं, उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए पद्यांश में आपको क्या क्या क्लियर करना है, क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि अभी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है। तो आप लोग जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं वही आप लोगों को बता रहा हूँ, वो आप लोग क्लियर कर लेंगे तो आप यूपी बोर्ड एग्जाम में 90+ तो एकदम हिट ही कर जाएंगे। 90+ रिजल्ट आपका आएगा ही आएगा। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए महत्वपूर्ण पद्यांश में क्या पढ़ेंगे हम लोग, एक तो है क्या, चरण कमल डॉट 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 बंदो तीहे पाई। ये एक पद्यांश है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण पद्यांश है, इससे आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है। और दूसरा में क्या है, दूसरा है हमारा उद्धव मोह डॉट 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 हित जदु तात। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है भाई, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक। और तीसरा क्या गद्यांश आपको पढ़ना है, बुरे बुराई जो तजय डॉट डॉट लोक उत्पातु। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण भाई पद्यांश है। अब भाई मैं तो नहीं कह सकता कि ये पद्यांश अच्छा नहीं है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपके पेपर 2022 में हिट कर सकते हैं भाई, पेपर 2023 में आपके हिंदी में जो है हिट कर सकते हैं, इसका 100% चांस रहेगा। ठीक है। और चौथे में भी मैंने क्या लिया है, बढ़त बढ़त संपत्ति डॉट 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 समूल कुम्हिलाई। ठीक है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण पद्यांश है भाई। ठीक है। तो ये सभी 4 महत्वपूर्ण पद्यांश आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा।
ठीक है। यदि कमेंट बॉक्स में यदि मुझे बता देंगे तो इसके बारे में आपको वीडियो भी बता देंगे पूरा, कैसे आपको लिखना है, कैसे इसको अच्छे शब्दों में, ठीक है, छोटे में, ठीक है। तो चलिए इतना आप लोग ये जो पद्यांश का है वो आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। अब हम लोग देख लेते हैं संस्कृत के जो गद्यांश होते हैं, पद्यांश होते हैं, उनको भी हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। ठीक, देखिए ये है आपका संस्कृत का गद्यांश। जो आप लोग संस्कृत का गद्यांश आप लोग देखे होंगे, संस्कृत में गद्यांश आता है आपको, वो भी उसका भी अनुपात करने के लिए आता है। तो उसको हम लोग देख लेते, उसमें हमें क्या क्या पढ़ना होगा, कौन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्योंकि अभी ज़्यादा हमको पढ़ना नहीं है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो हमारे एग्जाम में हिट कर सकते हैं, वही क्वेश्चन आप लोग को पढ़ना होगा, ठीक है। तो देखिए पहला मैंने लिया है वाराणसी सुविख्यात डॉट 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 एम वन बहु प्रशंसन्ति। ये भी एक महत्वपूर्ण गद्यांश है भाई, संस्कृत का एक महत्वपूर्ण गद्यांश है, ठीक है। अगला क्या है, अगला है ऐसा नगरी डॉट 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 भाषायाम कारितः। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण भाई है, काफ़ी पढ़ लीजिएगा, इसको भी एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और तीसरे में क्या है, अस्माकं संस्कृति सदा डॉट 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 दृढ़ता चेती। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है भाई, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण गद्यांश है संस्कृत वाले में से। जो संस्कृत वाला गद्यांश आता है ना, उसमें ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और चौथे में क्या है भाई, मानव जीवनस्य डॉट 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 अस्माकं अस्माकं संस्कृति। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है गद्यांश भाई। ये मैक्सिमम कितने नंबर का आता है, ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 6 मार्क्स आता है भाई। यदि आप लोग अच्छे से इसे पढ़ लोगे तो आपका ये जो 6 नंबर है वो कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये जो मैंने गद्यांश आपको चार्ट बताएं, ये आपको बिल्कुल पढ़ना ही पढ़ना है, ताकि आपका जो 6 नंबर है इसका वो कहीं ना जाने पाए, ठीक है। चलिए अब इसका हम कुछ पद्यांश, संस्कृत का जो पद्यांश में आता है उसको हम लोग देखते हैं, उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए पद्यांश में क्या पढ़ना है, जैसे हो गया, एक हो गया मंगलम होता है, तो ये क्या लिखा, मरणम मंगलम डॉट 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 काशी केन मियते, ऐसा करके है ना एक पद्यांश है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है भाई, ठीक है। तो उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। और अगला क्या है, सर्वे भवन सुखना, काफ़ी महत्वपूर्ण है, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए, स्टार लगा लीजिए भाई। तो है क्या, सर्वे भवंती डॉट 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 दुख भाग भय। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है भाई, जब मैं पढ़ रहा था तो ये एग्ज़ाम में आ गया था, ठीक है। तो आई होप इस बार भी आ जाए 2023 में, ठीक। अगला क्या है, अगला है मानव हित्वा डॉट 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 हित्वा सुखी भवेत। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है भाई, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण पद्यांश है संस्कृत का, ठीक है। और अगला क्या है, चौथा में है बंधनम मरणम डॉट 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 ही वीता। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, यदि आप लोग इसे भी सॉल्व करते हो तो इसमें भी आपके 6 मार्क्स एकदम क्लियर हो जाएंगे, ठीक। तो ये आप सभी लोग को आपको काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ना होगा। चलिए अब हम इसके कुछ श्लोक के बारे में पढ़ लेते हैं। जो आपका श्लोक आता है ना संस्कृत में, जो श्लोक आता है तो उसको हम लोग देख लेते हैं, कौन कौन सा आपको पढ़ना है, कौन कौन सा एग्जाम के लायक है, मतलब आएगा जो, ठीक है। चलिए श्लोक को देख लेते हैं। तो देखिए श्लोक में आपको 2 ही श्लोक मैं बताऊँगा, फिलहाल आप लोग अपने से पढ़ लीजिएगा, मैं यहाँ पर आपको 2 ही श्लोक केवल बताऊँगा अभी। तो पहला श्लोक है हमारा क्या, पहला श्लोक है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, ठीक है। यहाँ पर राइटिंग थोड़ा सा लिखते समय थोड़ा सा सही नहीं है, तो आप लोग इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ भाई, आप लोग अपने राइटिंग में इसको लिख लीजिएगा, ठीक। तो ये आपका श्लोक ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, अभी मैंने बताया था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसको आप लोग टिक करके रखिए। अगला क्या है, मानम हित्वा प्रियो भवत् मानम हित्वा क्रियो भवति क्रोध हित्वा न सोचति। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और एक होता है मंगलम मरणम करके होता है, सॉरी बंधनम मरणम करके था, तो वो आप लोग ये 3 ठो आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। काफ़ी मतलब आपके एग्जाम में अनलाइक क्वेश्चन ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये जो श्लोक हैं वो भाई वो एकदम क्लियर हैं, वीवीआईपी हैं, वीवीआईपी क्वेश्चन है भाई। तो ये सब आपको हिंदी में कंप्लीट करना है, ठीक है। चल अब हम लोग आपको बताएंगे कि जीवन परिचय कौन कौन सा याद करें, क्योंकि कई बच्चों को कंफ्यूज रहता है कि कितना जीवन परिचय, कुछ लोग ज़्यादा याद कर लेते हैं, कुछ लोग कम याद करते हैं, कुछ लोग सोचते हैं हम कौन सा जीवन परिचय याद करें कि वही आ जाए, ठीक है। तो चलिए हम जीवन परिचय के बारे में ही यहाँ बात कर लेते हैं। तो देखिए महत्वपूर्ण जीवन परिचय गद्यांश, जो गद्यांश में जीवन परिचय है उनमें कौन सा ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो पहले ही पार्ट में है, और एक है जयशंकर प्रसाद के एक है ना, तो जयशंकर प्रसाद भी काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके
बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए जीवन परिचय के मामले में, ठीक। इन दोनों जीवन परिचय में से चाहे आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर जयशंकर प्रसाद, दोनों में से एक ना एक आपका फंसना ही फंसना है। ये आप लिख के ले लो भाई, लिख के ले लो, आप लिख के ले लो, ठीक है। तो इन दोनों को आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। जीवन परिचय ये गद्यांश का है, गद्यांश में से आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद का, ये दोनों को आप लोग याद कर लीजिएगा। दोनों में से एक ना एक फंसना ही है, ठीक। अब देखते हैं हम पद्यांश में से क्या क्या आता है। तो देखिए पद्यांश में से आपको याद करना है सूरदास का एक याद कर लीजिएगा, और एक याद करेंगे तुलसीदास का, और एक याद करेंगे महादेव वर्मा का। मैंने 3 इसलिए बताया है क्योंकि इसमें देखिए ज़्यादा पॉपुलर है, महादेव वर्मा भी है, ये भी है और ये भी है, तीनों को भाई काट नहीं सकते हैं। तो फिलहाल आप इन तीनों को कंप्लीट कर लेंगे तो आपका जो ये मतलब कि जीवन परिचय है वो कभी मतलब कि फेल नहीं जाएगा भाई, वो आपका फंसेगा, एकदम निश्चित फंस जाएगा भाई। तो दो आप ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद ये गद्यांश से, और पद्यांश में ये 3 याद करना, सूरदास, तुलसीदास और महादेवी वर्मा का, ठीक है। चलिए अब हम लोग कुछ निबंध के बारे में बात कर लेते हैं कि आप लोग को निबंध कौन सा पढ़ना है, ठीक है। देखिए तो निबंध आपको पढ़ना है, कौन सा पढ़ना है भाई निबंध, यहाँ पर देखिए लिखा गया है क्या, महत्वपूर्ण निबंध। क्या लिखा गया है, महत्वपूर्ण निबंध। तो महत्वपूर्ण निबंध में आपको पढ़ना क्या कौन कौन सा है, पहले है क्या, प्रदूषण की समस्या तथा समाधान या समाधान बोल सकते हैं, प्रदूषण की समस्या पढ़ सकते हैं, एक ये भी निबंध जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। दूसरा निबंध क्या पढ़ सकते हैं आप, जनसंख्या वृद्धि भी पढ़ सकते हैं, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, जनसंख्या की वृद्धि है, इसको रोका कैसे जाता है, ठीक है, रोका कैसे जाएगा। और अब तीसरा में क्या है, बेरोजगारी की समस्या। ये देखिए आज के टाइम में ये काफ़ी भाई बेरोजगारी है, ठीक है, तो बेरोजगारी की समस्या ये भी काफ़ी अच्छा निबंध है। और अगला क्या है, स्वदेश प्रेम, जिसे हम लोग देश प्रेम बोल सकते हैं। तो ये 4 निबंध हैं जो कि आपको याद करने हैं, पढ़ने हैं, काफ़ी अच्छे हैं। आप ज़्यादा फोकस रखिएगा ये प्रदूषण की समस्या पर और जनसंख्या वृद्धि में, बाकी याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। मैंने आपको यहाँ इस वीडियो में काफ़ी अच्छी तरीके से समझाने की यहाँ पर कोशिश किया है। आई होप आप सभी को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।